हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के लिए मैथ। एनसीईआरटी अपना जो सिलेबस है उसकी मैथ जो है वो अपन ने इस चैनल पे अब स्टार्ट कर दी है। ओके स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जो मैथ का सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करवा दीजिए। तो हम जो है आज से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर इस वीडियो में अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर अपने कंप्लीट सिलेबस होगा इस चैनल पे। ठीक है ना स्टूडेंट, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आपके जो है बोर्ड एग्जाम है इस बार। क्या है स्टूडेंट? बोर्ड एग्जाम। और हाँ, इस बार कोई भी स्टूडेंट प्रमोट नहीं होगा, ये आप सुन लें। कोई भी स्टूडेंट इस बार प्रमोट नहीं होगा। एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी होगी और वो उसका टाइम टेबल भी आने वाला है। मार्च में आपकी एग्ज़ाम है, तो आपकी बोर्ड क्लास को ध्यान में रखते हुए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट अपन लोग जो है आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर जो अपना उसका नाम है परिमेय संख्याएं। ओके स्टूडेंट, कौन सा चैप्टर है? परिमेय संख्याएं। हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ जुड़ जाएं। आज से ही फर्स्ट लेक्चर से आप जुड़ जाएं। आपको डेली जो है लेक्चर इसके प्रोवाइड होंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हाँ, यहाँ आपको ओनली सिलेबस ही नहीं, टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। और ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100/100 लाने में आपकी मददगार होने वाली है। मतलब 100/100 आप कंपलसरी एकदम 100% होगी कि आप ला सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, अध्याय नंबर 1, जो कौन सा अपना परिमेय संख्याएं। ओके स्टूडेंट, परिमेय संख्याएं अपने अध्याय का नाम है। तो परिमेय संख्याएं, इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन, कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। वो संख्याएं जिनमें सबसे पहले आती है अपनी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या स्टूडेंट? प्राकृत संख्या। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सर जी, प्राकृत संख्याएं होती हैं कि वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं स्टूडेंट? अनंत तक जाती हैं। कहने का मतलब जो एक से शुरू होती हैं, जिसमें एक शामिल हो, दो हो, तीन हो, चार हो, और कहाँ तक होती हैं? वो अनंत तक। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं स्टूडेंट? प्राकृत संख्याएं होती हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर है प्राकृत संख्या का लॉजिक। दूसरी आती हैं स्टूडेंट अपनी पूर्ण संख्याएं। कौन सी स्टूडेंट? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे होती हैं सर जी जिसमें वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं? जीरो। मतलब प्राकृत संख्या में अगर अपन जीरो भी शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती हैं जीरो से। 0 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी, अनंत तक जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो आती है अपनी, वो आती है पूर्णांकों के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे पूर्णांकों के बारे में। तो पूर्णांक स्टूडेंट आपने पिछले क्लासों में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक में क्या होता है। पूर्णांक में आपकी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं, वो आ जाती हैं। कौन सी? ये अपनी पूर्ण संख्याएं आती हैं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं आती हैं, और एक ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। ऋणात्मक संख्या मतलब जैसे -3 हो गया, -2, -1, और पूर्ण संख्याएं 0, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। मतलब आपकी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं वो किस में आ जाती हैं स्टूडेंट? पूर्णांकों में आ जाती हैं। ओके, क्लियर है पूर्णांकों का लॉजिक। अब अपन मेन हेडिंग जो अपना चैप्टर है परिमेय संख्या, उसके बारे में पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। तो परिमेय संख्या स्टूडेंट वो होती है जिसमें अपन डेफिनेशन लिखता हूँ कि वे संख्याएं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ, आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो में देखकर। ओके स्टूडेंट, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, आपको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको ध्यान से समझना है। लिखते हैं, ठीक है ना। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और जहां Q जो है ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। और जो P और Q है ना स्टूडेंट, P और Q वो कौन सी होती हैं? वो पूर्णांक होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक। कहने का मतलब P माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। Q जो है वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा,
क्यों क्या नहीं होगा, कभी भी जीरो। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो अपन कह सकते हैं कि 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। देखो ये किसका रूप हो गया, इसको मान लो p और इसको q, p/q का रूप हो गया ये, ठीक है ना। जैसे 5/4 है तो ये भी p/q का रूप हो गया, ठीक है ना। ऊपर वाले को स्टूडेंट अपन बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं अपन हर। अंश बटा हर का रूप होता है ये, किसका रूप होता है स्टूडेंट, अंश बटे वे हर का रूप होता है। परिमेय संख्या जो होती है ना वो अंश बटे हर का रूप होती है हमेशा। लेकिन क्यों का मान कभी भी जीरो नहीं होता। हाँ ऐसे हो सकता है कि 0/1 इसका मान होगा स्टूडेंट हमेशा जीरो, क्या होगा स्टूडेंट, जीरो। लेकिन कभी भी 1/0 नहीं होगा, इसका मान जो होता है ना स्टूडेंट वो हो जाता है इन्फिनिटी, अनंत। कहने का मतलब अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है। कभी भी क्यू का मान जीरो नहीं होगा, तो ये एक परिमेय संख्या जो है वो नहीं है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना होगा। अब देखें जैसे मान लो 5 है, क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि 5 एक परिमेय संख्या है। जी सर जी बिल्कुल, 5 एक परिमेय संख्या है। वो कैसे है कि 5 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं। बटा का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे 4/2, इसका मतलब एक तरीके से डिवाइड ही तो है, डिवाइड बोल सकते हैं ना भाई। 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 में अगर अपन नीचे 1 लगा दें, हर में 1 लगा दें, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये फिर से 2 ही रहेगा इसका मान। तो 5/1 का मान कितना रहना है, 5 ही रहना है। कितना रहना है, 5 ही रहेगा। तो ये 5 भी एक परिमेय संख्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या है, 3, 2 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट क्लियर है, यहाँ पे परिमेय संख्या का लॉजिक जो है वो उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, जो परिमेय संख्याएं हैं ना अपनी, उनके गुणधर्म, उनके क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, गुणधर्म। तो देखिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है ना स्टूडेंट, उनमें पहला जो गुणधर्म आता है वो आता है अपना संवर्त गुणधर्म। कौन सा स्टूडेंट, संवर्त गुणधर्म। अब देखिए ये गुणधर्म ना स्टूडेंट ये किस पर लागू होंगे, एक तो होगा योग की संक्रिया, एक होगी अपनी व्यक्लन की संक्रिया, एक होगी अपनी गुणन की संक्रिया, और एक ही की भाग की संक्रिया। योग का मतलब प्लस का, ठीक है ना, ऐड। व्यक्लन अपना बाकी होता है, और गुणन गुणा हो गया, और भाग अपना डिवाइड, ठीक है ना। इन संक्रियाओं पे ये जो अपने गुणधर्म है वो क्या होंगे, लागू होंगे। अब अपने को ये देखना है कि किस पर ये लागू होते हैं और किस पर ये नहीं होते हैं। योग की संक्रिया की जब अपन बात करें स्टूडेंट, तो संवर्त नियम जो है वो, संवर्त गुणधर्म जो है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कंडीशन ये होती है योग के लिए कि अगर आपको a+b दे रखा हो और बराबर में अगर आपके c आ रहा हो, और c एक अगर परिमेय संख्या है, क्या है स्टूडेंट, एक, यदि c एक परिमेय संख्या है तो वो जो योग की संक्रिया है ना वो गुणधर्म क्या हो जाएगा, अपना लागू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लूँ मैं, जैसे मान लीजिए 1/2, ए की जगह ले लिया अपन ने 1/2, प्लस बी की जगह ले लिया अपन ने 3/3 या 3/4 कुछ भी ले लो, ठीक है ना। अब देखें इनका ऐड करें, इनका सम करें, तो देखो जोड़ो, 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 मतलब 2 ही आएगा, बीच में प्लस। इसका इसमें डिवाइड करोगे 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 हो जाएगा अपना कितना, 5/4। कहने का मतलब c बराबर क्या आ गया अपना, 5/4। और 5/4 स्टूडेंट एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। तो ये अपना कह सकते हैं कि योग का जो नियम है, योग की जो संक्रिया है वो संवर्त गुणधर्म के लिए लागू होती है। ओके स्टूडेंट क्लियर है। यहाँ पे अगले बात कर लेते हैं अपन व्यक्लन की, जो अपनी व्यक्लन की संक्रिया है ना उसके लिए बात करते हैं। तो उसके लिए रूल क्या है, उसके रूल के लिए रूल है कि सर जी a-b जो है ना उसके बराबर में अगर c हो, और c एक क्या हो, अगर c एक परिमेय संख्या अपने को प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो वो ये क्या हो जाएगा, रूल लागू हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो स्टूडेंट, पिछले अगर अपन ने योग की बात की तो कहोगे कि सर 1/2 लिया आपने, 3/4 लिया, क्या यही ले सकते हैं क्या ओनली, जी नहीं, आप 5 + 3 भी ले सकते हो, बराबर कितना होता है 8। तो ये भी परिमेय संख्या ही है भाई, 5/1 हो गई, यहाँ पे 3/1 हो गई, यहाँ पे 8/1 हो गया। तो ये संख्या क्या हो गई, लागू हो गया गुणधर्म। ओके स्टूडेंट, अब देखो व्यक्लन की बात कर रहे थे अपन, तो अपने को जांच करना है, जैसे a-b बराबर c क्या लागू होता है ये नियम। देखो करो, जैसे मान लीजिए अपन कोई ले लेते हैं 3/5, ठीक है ना, -2/3 ये ले लिया अपन ने। अब इसको सोल्व करो,
एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सर जी 15, ठीक है ना। कैसे करते हैं एलसीएम वो आपको पता ही है, 5 और 3, इसका आप एलसीएम लोगे तो सबसे पहले डिवाइड जाएगा 3 का, 5 ऐसे कैसे, और इसमें 3 बार किसका जाएगा 1 बार, ठीक है ना। फिर 5 का देंगे तो इसमें 1 का और इसमें 1 बार, तो यहाँ पे इसका एलसीएम जो आएगा स्टूडेंट, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब देखो 5 में आप 15 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, बीच में अपना माइनस, 3 में जब 15 का डिवाइड करोगे ना तो 5 बार जाएगा, और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे अपना बचा 9 में से -10 मतलब माइनस का 1, भाई माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह, और 10 में से 9 जाते हैं तो 1, और नीचे क्या है 15। क्या माइनस का 1/15 एक परिमेय संख्या है? जी सर जी बिल्कुल, ये एक परिमेय संख्या है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, मैंने कहा था कि पीक का मान जो है ना, पीक का मान देखो p बटा q का रूप होती है परिमेय संख्या, पीक का मान पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में तो भैया माइनस की भी आती है प्लस की भी आती है ना, लेकिन q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सर जी यहाँ पे q का मान जीरो नहीं है, और पीक का मान जो है वो एक पूर्णांक है। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे पूर्णांक है। तो जो व्यवकलन की जो संक्रिया है स्टूडेंट वो यहाँ पे अपनी लागू होती है। ओके स्टूडेंट, कैसे लागू हुई, क्योंकि a माइनस बी बराबर अपने को क्या प्राप्त हुआ, c, जो c क्या है यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। अब गुणन की बात कर लेते हैं अपन। गुणन के लिए देखो, गुणन के लिए क्या होना चाहिए कि a गुणा b बराबर होना चाहिए अपना c, और c क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए c। अब देखें एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन, तो देखो 5/3 ले लो, गुणा अपन 2/1 करें तो क्या प्राप्त होगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और नीचे 3 का 3 एकम 3, 10/3 क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी सर जी बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं गुणन का नियम जो है वो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लागू होता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अगला देखो भाग। अब भाग का देखो, भाग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, भाग के लिए होनी चाहिए कंडीशन की a भाग b बराबर अगर c प्राप्त होता है, और c एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अगर आपको परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो ये संक्रिया, भाग वाली जो संक्रिया है स्टूडेंट वो क्या होती है, समवर्त गुणधर्म में लागू होती है। कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं अपन, पहला समवर्त गुणधर्म। ओके स्टूडेंट, तो समवर्त गुणधर्म के लिए ये कंडीशन क्या हो जाती है, फिर लागू हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 5/2 भाग 3/5 ले लो, ठीक है ना। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो भाग को कैसे सोल्व करते हैं, 5/2 ऐसे कैसे, यहाँ पे अगर आप भाग को सोल्व करोगे तो यहाँ पे गुणा बन जाता है ये भाग, और ये जो अगली वाली संख्या होती है ना ये व्युत्क्रम हो जाती है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टी हो जाती है, उल्टा हो जाता है। अब 3/5 है ना, तो इसको 5 यहाँ पे 3 कर देंगे, बराबर देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 25/6 प्राप्त हुआ, जो एक क्या है स्टूडेंट यहाँ पे परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो ये रूल लागू हो रहा है, क्या हो रहा है, रूल लागू। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ऐसा भी हो कि 5/2 भाग 0/1, क्या स्टूडेंट 0/1 परिमेय संख्या है? जी सर जी बिल्कुल 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि क्यों का मान देखो यहाँ पे 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो p का मान 0 है। p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होगा। तो देखो ये एक परिमेय संख्या है। अब इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे 5/2 ऐसे कैसे, गुणा किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भाग में, और 0/1 है ये किस में हो जाएगा 1/0 में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 0। अब देखो भैया इसका मान कितना होता है, अगर किसी भी संख्या में आप भाग देते हो 0 का तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित हो जाता है। और सर जी अपरिभाषित कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है ना। तो ये जो भाग की जो संक्रिया है ना भाग के लिए, वो क्या यहाँ पे इस रूल को फॉलो नहीं करती। कौन से रूल को, कि a भाग b, अगर a भाग b करते हैं अपन तो बराबर c प्राप्त होता है, तो c हमको कभी परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती। परिमेय संख्या होती भी है और नहीं भी होती, दोनों कंडीशन लागू होती हैं। लेकिन समवर्त गुणधर्म के लिए रूल ये कहता है कि a भाग b बराबर c अगर आपको प्राप्त होता है तो c हमेशा परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ये रूल क्या हो रहा है स्टूडेंट, फेल हो रहा है, ठीक है ना। ये रूल क्या नहीं, लागू नहीं हो रहा। तो भाग के लिए अपन कह देंगे ये रूल भाग के लिए फॉलो नहीं करता। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक, जहाँ तक आपको पढ़ाया गया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा इसमें रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको एक बार, कि हमने सबसे पहले पढ़ा परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में,
पूर्ण संख्याओं प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। फिर अपन ने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा कि वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। फिर पूर्णांक के बारे में पढ़ा कि पूर्णांक में क्या होती है, माइनस की संख्याएं भी आ जाती हैं और प्लस की भी आ जाती है, जीरो भी शामिल होता है। फिर परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ q का मान कभी भी जीरो नहीं होता और वो p और q क्या होते हैं, यहाँ पे पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या होते हैं, पूर्णांक। जहाँ 5 अगर मान लो 0/1 जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/0 पूर्ण संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी, ठीक है ना, परिमेय संख्या नहीं है 1/0। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, गुणधर्मों के बारे में, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म हमने पढ़ लिया है समर्थ गुणधर्म। समर्थ गुणधर्म में क्या होता है, योग की संक्रिया लागू होती है, व्यकलन की संक्रिया लागू होती है, गुणन की संक्रिया भी लागू होती है, लेकिन जो भाग की संक्रिया है वो लागू नहीं होती। तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है। अपन आज इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में अपन आगे के गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना 1.1 से। तो उम्मीद करता हूँ जहाँ तक आपको पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना डाउट बता सकते हैं, आपका डाउट जो है वो अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का जो है वो लाभ उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।